नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट हमारे चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर उसको देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। चलिए अब आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, मनुष्य के मुख में दूध के दांत की संख्या कितनी है? ठीक है, मनुष्य के मुख में दूध के दांत की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया है, ए है 32, बी है 20, सी है 18 और डी है आपका 28। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन 20। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी अर्थात मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या की बात करें तो कितना होता है? आपका 32 होता है। कितना होता है? 32, है ना। ये 32 दांत को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका परमानेंट, है ना, पहला होगा आपका परमानेंट टीथ और दूसरा होता है आपका टेम्पररी टीथ, है ना। परमानेंट और टेम्पररी, परमानेंट को हिंदी में बोला जाता है जी आपका स्थायी दांत और टेम्पररी को हिंदी में बोला जाता है आपका अस्थायी दांत। और याद रखना है आपको, इसी अस्थायी दांत को ही और किस नाम से जानते हैं? आपका मिल्क टीथ। इसी को मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं और मिल्क टीथ को हिंदी में बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ठीक है, अब इसको मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? ठीक है, आपका टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ क्यों बोला जाता है? आपको याद रखना है क्योंकि यही दांत ऐसे होते हैं जो एक बार झड़ने के बाद पुनः वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा 11 से 12 वर्ष तक के बच्चे में होता है क्या है, अगर उसका दांत झड़ता है तो पुनः वापस आता है ना, है ना। तो वो जो पुनः वापस आ रहा है वो कौन सा दांत है? ये मिल्क दांत है अर्थात दूध के दांत है, या इसी को बोलते हैं आपका टेम्पररी टीथ। ठीक है, अब इसके नंबर की बात करते हैं, नंबर पे चर्चा करते हैं। तो आपका पूरे 32 के 32 दांत को स्थायी दांत के रूप में जाना जाता है और अस्थायी दांत की संख्या कितना आपका? 20 है। कितना है आपका? 20। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा केवल एक बार आने वाले, केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या, तो इसकी संख्या हो जाएगा आपका 12, है ना। और आपका 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितना है? तो आपका 20। तो 20 और 12 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या आपका 12, 2 बार आने वाले दांत की संख्या आपका 20, है ना। और टोटल नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी 32, है ना। और अगर आपसे पूछेगा कि स्थायी दांत की संख्या कितना है तो 32, पूरे 32 के 32 को स्थायी दांत बोला जाता है। समझ में आ गया? तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन कितनी होती है? औसतन मतलब एवरेज पूछा गया है। 5 से 6 मीटर, 8 से 10 मीटर, 10 से 15 मीटर और 2 से 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका 8 से 10 मीटर। ठीक है, अब आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में कहा जाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। याद रखना है, आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। और आहार नाल की परिभाषा क्या हो जाएगा? द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, है ना। द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस। जैसे कि मैं अगर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए, है ना, एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ये, ठीक है, ये आहार नाल की संरचना है ना। समझिएगा, ये है आपका माउथ और ये है आपका एनस। एनस को क्या बोलते हैं? एनस को हिंदी में बोलते हैं गुदा द्वार। क्या बोलते हैं? गुदा द्वार, है ना। और माउथ को हिंदी में बोलते हैं आपका मुख। क्या बोलते हैं? मुख। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस अर्थात मुख से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को, कहां से कहां तक? मुख से लेकर, ठीक है, मुख से लेकर कहां तक की लंबाई को? गुदा द्वार। मुख से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल अर्थात मुख से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, और अगर मनुष्य के स्तर में बात करें तो आहार नाल की औसतन लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुख से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को आहार नाल कहते हैं, है ना। और मनुष्य के शरीर में आहार नाल की लंबाई औसतन कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। मनुष्य का टीथ फार्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये व्यापन 2-3 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। मनुष्य का टीथ फार्मूला क्या है? दंत सूत्र, जिसको हिंदी में बोला जाता है जी आपका दंत सूत्र। टीथ फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं दंत सूत्र। ठीक है, दंत सूत्र। तो मनुष्य का टीथ फार्मूला क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, देखो, है ना। 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3, फिर 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1 2 3 4, फिर 2 1 3 2 डिवाइड बाय 2 1 3 2, और उसके बाद फोर्थ है 3 2 1 2 डिवाइड बाय 3 2 1 2।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2123 डिवाइड बाय 2123, 2123 डिवाइड बाय 2123। ये टीथ फार्मूला है, जिसमें से जो 2 है ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ इंसाइजर, ये नंबर ऑफ इंसाइजर को शो कर रहा है, 1 नंबर ऑफ केनाइन को शो कर रहा है, ठीक है, और 2 नंबर ऑफ प्री मोलर को शो कर रहा है, और आपका 3 नंबर ऑफ मोलर। ये आपका दांत के प्रकार है जी, जो मैं लिख रहा हूं ना। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इंसाइजर को, इंसाइजर की संख्या को। 1 आपका केनाइन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, 2 आपका प्री मोलर की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और 3 आपका मोलर की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि देखिए, ये अगर मैं हमारे माउथ का स्ट्रक्चर देखूं तो ये मैं केवल इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो पहला 2 आपका इंसाइजर, ये एक दांत और ये दोनों दांत क्या है आपका इंसाइजर। उसके बाद 1 क्या है आपका केनाइन, ये 1 क्या आपका ये केनाइन हो गया। उसके बाद फिर 2 क्या हो जाएगा आपका, ये 2 आपका प्री मोलर, ये 2 क्या है आपका प्री मोलर। उसके बाद 3 क्या है आपका मोलर, 1 2 और ये 3 है ना। तो देखो ये 4 भाग है, ये पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया, ये नीचे सेम और होगा तीसरा भाग, और ये आपका चौथा भाग। तो एक भाग में दांत की संख्या कितना देख लो आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक भाग में 8 है, तो चारों भाग में कितना हो जाएगा आपका, 8 चौका 32। तो इसीलिए मनुष्य के मुख में कुल दांतों की संख्या कितना होता है आपका, 32 होता है ना। लेकिन टीथ फार्मूला क्या होता है, 2123 डिवाइड बाय 2123, जिसमें से 2 नंबर ऑफ इंसाइजर को प्रदर्शित कर रहा है, 1 नंबर ऑफ केनाइन को प्रदर्शित कर रहा है, 2 नंबर ऑफ प्री मोलर को कर रहा है, और 3 नंबर ऑफ मोलर को कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। मैं थोड़ा स्पीड चलूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं। निम्न में से किस दांत को अक्कल दांत कहते हैं, ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अक्कल दांत किससे बोलते हैं, तो ऑप्शन देंगे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अभी मैंने बताया ये चारों दांतों के प्रकार है ना। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दांतों के प्रकार होते हैं, जिसमें से जो इंसाइजर दांत होता है, जो दिखाने वाला दांत होता है, जो जब हम लोग हंसते हैं तो सामने में जो बड़ा बड़ा दांत दिखता है उसको इंसाइजर बोलते हैं। केनाइन दांत क्या करता है, ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है। जैसे कि अगर हमको तार को छीलना है तो केनाइन दांत का प्रयोग करते हैं, अगर हमको गन्ना को छीलना है तो केनाइन दांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई नॉनवेज खा रहे तो भी केनाइन दांत का प्रयोग करते हैं, वो करता है ना। तो आपका इंसाइजर दिखाने वाला दांत होता है और केनाइन चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और प्रीमोलर जो दांत होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको एकदम बारीक पीसने का काम कौन सा दांत करता है, तो प्रीमोलर करता है। और लास्ट आपका मोलर, और इसी मोलर टीथ को क्या बोलते हैं आपका, विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है आपका, अक्कल दांत। क्या बोलते हैं, अक्कल दांत। इसी को अक्कल दांत के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है ना। एक उम्र के बाद मनुष्य है वो अपने शरीर से अक्कल दांत अर्थात विजडम टीथ को बाहर निकलवा देता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेन करने लग जाता है। समझ में आ गया, तो इस चीज को ध्यान रखना। किस दांत को अक्कल दांत कहा जाता है, तो आपका मोलर दांत को, जिसको विजडम टीथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से रोडेंट्स जीव है। अब देखो इसको समझना है, रोडेंट्स जीव किससे बोलते हैं, जो कुतरने वाले जो जीव होते हैं ना जी, कुतरते हैं जो, उसी को रोडेंट्स जीव बोलते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि चूहा हो गया है ना, याद रखना, जैसे कि चूहा हो गया, चूहा के बाद आपका खरगोश हो गया। ये दोनों जो किसके अंतर्गत आते हैं, आपका रोडेंट्स जीव। और रोडेंट्स का अर्थ होता है आपका कुतरने वाले। ठीक है, कुतरने वाले जीव, रोडेंट्स का अर्थ होता है कुतरने वाले जीव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चूहा हो जाएगा। आपने देखा होगा चूहा चीजों को कुतरता है, तो उसका शौक नहीं है कुतरने का, है ना, वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चीजों को कुतरता है। भगवान ने चूहा और खरगोश के शरीर को ऐसा बनाया है जिसमें उसके शरीर में उसका दांत हमेशा वर्ष भर पूरा बढ़ते रहता है। अगर वो लोग चीजों को नहीं कुतरेंगे तो क्या होगा, उसका दांत बढ़ेगा और जबड़े में फंस जाएगा, जिससे ऑन द स्पॉट इसकी मृत्यु हो जाएगा। तो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चूहा और जो खरगोश होते हैं अपने दांतों को कुतरते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों किस में आते हैं, रोडेंट्स जीव में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, चूहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, हाथी का दांत कौन से प्रकार का होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये एसएससी में 2-3 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी का दांत कौन से प्रकार का होता है, देखो हाथी का दांत कैसा होता है आपका, नुकीला। हाथी का दांत कैसा होता है आपका, ऐसा नुकीला होता है ना। और अगर हम लोग दांतों के बारे में देखें तो केनाइन दांत के बारे में भी मैंने आपको बताया। केनाइन दांत क्या करता है, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो केनाइन दांत का शेप कैसा होता है, नुकीला होता है। तो केनाइन दांत का शेप नुकीला होता है, तो ऐसा समझ के हाथी के दांत को आपको केनाइन नहीं लगा देना है। ठीक है, हाथी का दांत कैसा होता है आपका, इंसाइजर होता है, इंसाइजर। आपने वो कथन तो सुना होगा, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और।
तो दिखाने वाला जो दांत होता है जिसको इंसाइजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो हाथी का जो दांत होता है वो कौन सा प्रकार का होता है, इंसाइजर, है ना। लेकिन केनाइन दांत आपका नुकीला दांत होता है, तो हाथी के दांत का शेप भी नुकीला होता है, तो ऐसा समझ के हमको इसको केनाइन नहीं लगा देना है, ये बार बार यहाँ से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो याद रखना हाथी का दांत कौन से प्रकार का दांत होता है, तो आपका इंसाइजर प्रकार का। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। याद रखना मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, तो याद रखना इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल। इनेमल जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये दांत है हमारा। तो दांत के ऊपर आपने देखा होगा, दांत के ऊपर जो सफेद सफेद संरचना पाया जाता है इसी को बोला जाता है आपका इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। और इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, अर्थात हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, दांत को अच्छे से एकदम वाइट करने करके घिसते रहते हैं। अगर ज्यादा घिसेंगे तो क्या होगा, इनेमल पतला हो जाता है ना, जिससे उसका दांत का जो होता है कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनेमल क्या है, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कई लोग हड्डी सोच रहे होंगे, हड्डी नहीं होता जी, है ना। याद रखना इनेमल होता है, इनेमल, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है, हमारे दांत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। तो होपफुली इसका आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, इनेमल। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, चिड़ने फाड़ने का काम करने लगा था, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। तो केनाइन दांत होता है जो कि नुकीला होता है ना। केनाइन दांत होता है जो कि नुकीला होता है, जैसे कि देखो ये आपका इंसाइजर हो गया, है ना, ये इंसाइजर दांत हो गया। इंसाइजर के बाद एक नुकीला वाला दांत होता है, इसको बोलते हैं केनाइन दांत। तो केनाइन दांत इस प्रकृति में जितने भी जो मांसाहारी जीव है सबको दिया गया है। और केनाइन दांत क्या करता है, ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है। जैसे कि गन्ना छिलना है तो हम लोग केनाइन से छिलते हैं, सामने वाले दांत से थोड़ी ना छिलेंगे जी, गन्ना को केनाइन से छिलेंगे, नुकीला दांत से। अगर हमको तार को छिलना है तो भी हम लोग केनाइन दांत से छिलेंगे, ठीक है। अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो भी केनाइन दांत का प्रयोग करके वो नॉनवेज खाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चिड़ने फाड़ने का काम करने वाला दांत कौन सा है, तो आपका केनाइन हो जाएगा, ठीक है। इंसाइजर को दिखाने वाला दांत बोलते हैं। क्या, दिखाने वाला। जब आप हंसते हो तो जो दिखता है वही आपका इंसाइजर है। केनाइन का कार्य क्या, ये चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, चिड़ने फाड़ने का कार्य। जितने भी जो जंगली जीव है सबको केनाइन दांत दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबको ये दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका केनाइन। ओके, आगे बढ़ते चले। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीभ का पश्च भाग कौन से स्वाद को बताता है, जीभ का पश्च भाग। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा जीभ का स्ट्रक्चर है, ये हमारा जीभ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जीभ में बहुत छोटे छोटे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, अर्थात स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो जीभ के सबसे सामने वाला पोर्शन बताता है स्वीट को, स्वीट अर्थात मीठा को बताता है। जीभ का सबसे पीछे वाला भाग बताता है बीटर, और बीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कड़वा, ठीक है। और जीभ का ये वाला पोर्शन किसको बताता है, ये बताता है जी आपका किसको, नमकीन को, सॉल्टी को। और ये वाला पोर्शन किसको बताता है, खट्टा को। किसको बताता है, आपका खट्टा को। और बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये आपका टेस्ट लेस होता है, अर्थात स्वाद विहीन होता है, बीच में आपका स्वाद नहीं पाया जाता। ओके, तो क्वेश्चन है कि जीभ का पश्च भाग मतलब पीछे वाला भाग की बात हो रहा है, तो ये कौन से स्वाद को बताएगा, तो ये बताता है कड़वा, है ना। और जीभ के बारे में सभी को पता होगा, जीभ एक मसल से बनी हुई संरचना है जो हमारे शरीर में क्या करता है, स्वाद का पता लगाने का कार्य करता है, ठीक है। जो हम लोग खाते हैं, तो जो हम लोग टेस्ट को सेंस कर पाते हैं, किसके कारण कर पाते हैं, जीभ के कारण। क्यों, क्योंकि जीभ में क्या पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाया जाता है, टेस्ट बड्स पाया जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, ये जीभ का स्वाद लगाने की क्षमता है वो कम होती जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जीभ के बारे में एक चीज और आपको याद रखना है कि जीभ क्या होता है, अगर हमारे शरीर में, जैसे कि मैं यहाँ पास हाथ को लूं, अगर हाथ वाला पार्ट मेरा कट गया और एक कटा मेरा जीभ वाला पार्ट, तो जीभ वाला जो पार्ट कटा है वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। मतलब रिकवर की क्षमता किसमें सर्वाधिक होता है, तो आपका जीभ में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी से कार्य तो पता होगा, स्वाद का पता लगाता है, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है, शब्द का निर्माण करता है। हमारा आवाज गला से आता है, लेकिन शब्द का निर्माण कौन करता है, जीभ करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जीव है अपने जीभ का प्रयोग कंघी की तरह अपने शरीर की सफाई करने के लिए करते हैं। कुछ जीव जैसे कि छिपकली हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, ये सब अपने जीभ का प्रयोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मनुष्य के शरीर में खर्राटे का कारण क्या बनता है। ऑप्शन है, ए है जीभ, बी है यौला, सी ग्रासथली और डी अमाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका यौला, ठीक है। यौला क्या होता है, तो यौला एक मांसपेशी से बना हुआ एक संरचना होता है।
आपने देखा होगा जीभ के अंदर, जीभ के नीचे वाला भाग में एक घंटी के स्ट्रक्चर के समान एक संरचना पाया जाता है, उसी को जो बोलते हैं यौला। ठीक है, और वही यौला क्या करता है, वही यौला ही हमारे शरीर में खर्राटे का कारण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यौला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, मनुष्य के शरीर का एकमात्र अम्लीय भाग कहलाता है अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका, अमाशय। ठीक है, मनुष्य के शरीर में, याद रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, मनुष्य के शरीर में ये हो गया ना, खर्राटे वाला कारण तो हो गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर का एकमात्र अम्लीय भाग क्या कहलाता है। तो मनुष्य के शरीर का एकमात्र अम्लीय भाग क्या कहलाता है, अमाशय कहलाता है। ठीक है, अमाशय, जिसको इंग्लिश में स्टमक के नाम से जानते हैं। अमाशय में HCl भरा होता है, जिसका pH लेवल होता है 1.5 to 3 के रेंज में। ठीक है, अमाशय ही हमारे शरीर में भोजन की मात्रा को निर्धारित करता है। अमाशय ही वह स्थान होता है जहां से भोजन वापस आ सकता है, ठीक है, हमारे मुख में। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय। अमाशय का मेन फंक्शन क्या होता है स्टमक का, जब हम लोग खाना खाते हैं तो अगर खाने के साथ अगर कोई अनवांटेड चीजें चला गया, अवांछनीय चीजें चला गया, जैसे कि मच्छर चला गया, मधुमक्खी चला गया, है ना, मक्खी चला गया, ये तो जब वो जाता है हमारे शरीर में तो उसको मारने का काम कौन करता है, अमाशय करता है। साथ ही साथ अमाशय जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमाशय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अमाशय में पाया जाने वाला HCl का pH लेवल कितना होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, है ना, अमाशय हमारे शरीर का एकमात्र अम्लीय भाग होता है ना, यहाँ HCl पाया जाता है जिसका pH लेवल होता है, आपका रखना है 1.5 to 3 के रेंज में, 1.5 to 3 के रेंज में। अब pH के बारे में याद रखना है, pH पैमाना की खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, आपका 1909 में किया था, है ना। pH का वैल्यू आपका 0 से 14 तक होता है। अगर pH का वैल्यू 7 से कम है तो वो आपका एसिडिक नेचर को बताता है ना, और अगर pH का वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेस नेचर को बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए इसका pH, HCl का pH 1.5 to 3 के रेंज में होता है ना, 1.5 to 3 के रेंज में होता है। तो ये कौन से नेचर को प्रदर्शित करेगा, तो ये प्रदर्शित करेगा आपका एसिड नेचर को प्रदर्शित करेगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसलिए तो बोलते हैं कि अमाशय हमारे शरीर का एकमात्र अम्लीय भाग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हमको चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जब pH का वैल्यू 7 के समतुल्य होगा तब उसको कौन सा नेचर बोलते हैं, न्यूट्रल, है ना, उदासीन। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कौन सा वह अंतिम स्थान है जहां से भोजन पुनः वापस मुंह में लौट सकता है। अभी जैसे मैंने बताया अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमाशय, स्टमक। स्टमक ही वह स्थान होता है जहां से भोजन है वो वापस मुंह में लौट सकता है, स्टमक। देखो इसी कारण क्या होता है, अगर सपोज कोई इंसान है वो पॉइजन ले लिया, अब पॉइजन लिया तो डॉक्टर को पता है कि जब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो वो आपका 3 से 4 घंटे के लिए कहाँ स्टोर रहता है, अमाशय में। तो अगर कोई व्यक्ति ने पॉइजन ले लिया तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को पता है कि हाँ अभी उन्होंने जो पॉइजन लिया है वो कहाँ स्टोरेज है, स्टमक में। तो उसको तुरंत डॉक्टर क्या करता है, वोमिटिंग अर्थात उल्टी की दवाई देता है और उल्टी के माध्यम से फिर वो जहर है वो उसके मुख से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के शरीर में कौन सा वह अंतिम स्थान है जहां से भोजन पुनः वापस मुंह में आ सकता है, तो अमाशय से आ सकता है। अगर अमाशय से नीचे गया खाना तो उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब तक अमाशय में है तब तक वो भोजन मुख के माध्यम से पुनः वापस आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर जो एकदम हाईली रिएक्टिव वाला पॉइजन होता है तो उसको लेने से कई बार व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो आपका लो रिएक्टिव पॉइजन है ना, तो वो पहले कहाँ रहेगा, स्टमक में, अमाशय में। तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उससे वॉमिटिंग की दवाई दे देता है उल्टी का, ताकि उल्टी के माध्यम से वो क्या हो सके, हमारे शरीर से बाहर आ सके, है ना, मुंह के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए कि अमाशय के कर्व को छोटा करने के लिए कौन सा सर्जरी किया जाता है। अमाशय के कर्व को, ना, कर्व को छोटा करने के लिए कौन सा सर्जरी किया जाता है, बेरियाटिक, मेजेंटरी, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरियाटिक सर्जरी, है ना। अमाशय का जो साइज होता है, अमाशय का जो साइज होता है उसको कम करने के लिए कौन सा सर्जरी किया जाता है, आपका बेरियाटिक सर्जरी किया जाता है। देखो अमाशय ही हमारे शरीर में भोजन की मात्रा को निर्धारित करता है। जिस व्यक्ति का अमाशय का साइज जितना बड़ा होगा उसी में उसके शरीर में भोजन की मात्रा सर्वाधिक आएगा।
जाहिर सी बात है पानी की टंकी की तरह है, अगर ये टंकी ज्यादा बड़ा होगा तो पानी भी इसमें ज्यादा आएगा, तो इसको समझ लो पानी की टंकी की तरह ही है। तो जिसके शरीर का अमाशय का साइज बड़ा होता है उसके शरीर में भोजन उतने ही अधिक आता है। इसीलिए अधिकतर विदेशों में क्या होता है, आपका अमाशय के कर्व को छोटा करने के लिए, अमाशय के कर्व को छोटा करने के लिए एक सर्जरी किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, आपका बेरियाटिक सर्जरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बेरियाटिक सर्जरी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पाचन मतलब क्या होता है, पाचन मतलब भोजन के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को ही पाचन कहा जाता है। अब यहाँ पास देखिए मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख से, है ना। हमारे मुख में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन या एमाइलेज, ये हमारे व्यापम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे मुख में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करता है जी, कार्बोहाइड्रेट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुख से, है ना। तो मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के आहार नाल की सबसे लंबी संरचना को क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। मनुष्य के आहार नाल की सबसे लंबी संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, ए है बड़ी आंत, बी है छोटी आंत, सी है पित्ताशय और डी है आपका अमाशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, हालांकि इसका नाम छोटी आंत है लेकिन ये मनुष्य के आहार नाल का सबसे बड़ी संरचना होती है। इसका नाम छोटी आंत इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। देखो ये छोटी आंत एकदम पतली नलिका होती है ना, और बड़ी आंत ये आपका इसका डायमीटर, बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा होता है। तो डायमीटर बड़ा होने के कारण बड़ी आंत को बड़ी आंत नाम दिया गया है, और डायमीटर छोटा होने के कारण इसको छोटी आंत नाम दिया गया है। किसको, आपका छोटी आंत को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मनुष्य के आहार नाल की सबसे लंबी संरचना को कहा जाता है आपका छोटी आंत। अगर औसतन देखें तो इसकी लंबाई आपका 5 से 6 मीटर तक होता है। देखो टोटल आहार नाल की लंबाई ही 8 से 10 मीटर है, और 8 से 10 मीटर में 5 से 6 मीटर अकेला किसका लंबाई होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत का होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए जी, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण कहाँ होता है। अगर पूछेगा सबसे पहला पाचन कहाँ हो रहा है, तो मुख में। अभी हमने सॉल्व किया, मुख में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, हमारे मुख में, ये बताया। लेकिन यहाँ पास बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, और छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन करने के लिए एक संरचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जी आपका विलाई। सूक्ष्मांकुर या विलाई के नाम से जाना जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, छोटी आंत में। तो पाचन की शुरुआत कहां से होगा, मुख से, लेकिन अंतिम रूप से पाचन कहां होता है, तो आपका छोटी आंत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत के 3 हिस्से में किस हिस्से की लंबाई सर्वाधिक होती है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, डियोडिनम, है ना, याद रखना है आपको, डियोडिनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। याद कैसे करोगे, डीजीआई, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। अगर मैं डियोडिनम की लंबाई देखूं तो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, जेजुनम की लंबाई आपका 1 से 2.5 मीटर तक होता है ना, और आपका इलियम की लंबाई कितना होता है, आपका 2 से 3.5 मीटर तक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया छोटी आंत के 3 हिस्से में किस हिस्से की लंबाई सर्वाधिक होती है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलियम। इलियम का लेंथ आपका 2 से 3.5 मीटर तक होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हमारे शरीर में आपका मिनरल्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन अर्थात तो पानी, खनिज लवण और पानी का अवशोषण कहाँ होता है, मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, बड़ी आंत में, है ना। याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बड़ी आंत में। तो अगर आपका पानी की बात होगा, अगर आपका खनिज लवण की बात होगा, मिनरल्स की बात होगा, तब इसका पाचन ये कहाँ होता है, तब इसका पाचन होता है कहाँ, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि सिक्कम कोलन और रेक्टम का संबंध है। जैसे कि अभी मैंने बताया छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। वैसे ही आपको याद रखना है जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होता है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका बड़ी आंत। तो सिक्कम, कोलन और रेक्टम, इसका संबंध किससे है, तो आपका बड़ी आंत से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भोजन का गौण घटक है। याद रखना भोजन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। भोजन के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, आपका 2 घटक। पहला होता है आपका मुख्य घटक जिसको प्राइमरी कंपोनेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है गौण घटक जिसको सेकेंडरी कंपोनेंट कहा जाता है। तो मुख्य घटक क्या करता है, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब हमारे मुख्य घटक में आएंगे। और गौण घटक क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब रोगों से लड़ने के प्रति जो हमारी क्षमता होती है हमारे शरीर का, उसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। तो आपका गौण घटक में क्या क्या चीज आता है, आपका विटामिन हो जाएगा, विटामिन के बाद आपका खनिज लवण हो जाएगा, खनिज लवण के बाद आपको याद रखना है जल। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है जी किसमें, आपका गौण घटक में। ठीक है, और इसी गौण घटक का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से भोजन का कौन सा गौण घटक है। कार्बोहाइड्रेट तो मुख्य घटक है, वसा भी मुख्य घटक है, प्रोटीन भी मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन, है ना। हमारे शरीर का निर्माण मुख्य रूप से मुख्य घटक से होता है, शरीर का निर्माण हमारे गौण घटक से नहीं होगा। अगर आप विटामिन ही लेते रहोगे और बोलोगे कि मेरा शरीर अच्छा से बन जाए, तो नहीं बनेगा। अगर आपको शरीर को अच्छे से बनाना है तो आपको मुख्य घटक को लेना पड़ेगा, और मुख्य घटक में 3 चीजें आती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना आपका 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, याद रखना भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है, कितना आपका 4.2 है ना, 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड पूछा गया है ना। याद रखना जी कार्बोहाइड्रेट के आपका 3 प्रकार होते हैं, किसका, आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के आपका 3 प्रकार होता है। सबसे पहला हो जाएगा आपका, सबसे पहला मोनोसेकेराइड, मोनो के बाद आपका दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये आपका कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है जी, अब देखो मोनोसेकेराइड में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट आता है, आपका ग्लूकोज हो जाएगा, है ना। उसके बाद याद रखना है गैलेक्टोज, ग्लूकोज फिर गैलेक्टोज के बाद याद रखना है फ्रक्टोज। ये सब किस में आता है, आपका मोनोसेकेराइड में आता है। डाइसेकेराइड में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट आएगा, सुक्रोज के बाद आपको याद रखना है माल्टोज के बाद आपको याद रखना है लैक्टोज। ये सब आता है आपका डाइसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, तो पॉलीसेकेराइड में आपको याद रखना है स्टार्च हो जाएगा आपका, उसके बाद ग्लाइकोजन, स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन के बाद आपको याद रखना है सेल्यूलोज। ये सब किस में आता है आपका, ये सब पॉलीसेकेराइड में आता है। ठीक है, और सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा था, आपका मोनोसेकेराइड। तो पूछा गया कौन सा मोनोसेकेराइड है, तो देख लो ऑप्शन में देख लो फ्रक्टोज, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए कि निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है, पॉली अभी जस्ट मैंने बताया मोनो, डाई और पॉली, तो पॉलीसेकेराइड का आंसर हो जाएगा आपको ये स्टार्च। इसका सही आंसर होगा आपका स्टार्च हो जाएगा, और आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा, और एक और आपको याद रखना है नाम सेल्यूलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपका पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड किसे कहेंगे, जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, आपका पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में मसल्स का निर्माण करता है, मांसपेशी का निर्माण करता है। तो सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने, जे बर्जीलियस। और फंक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था इसने, और जे बर्जीलियस ने किसका किया था, आपका प्रोटीन का किया था। और प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स का निर्माण करता है, मांसपेशी का निर्माण करता है। और प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल का। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो आपको याद रखना है जी आपका अमीनो एसिड का बहुलक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही देखो यही क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन किसका बहुलक होता है, वसा का, अमीनो एसिड का, पॉलीथीन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड का। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से होता है। ये आपको याद रखना, कितने,
20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, देखिए निम्न जोड़ों में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ आपका ऑर्गन्स दिए गए, एक तरफ हड्डी का नाम प्रोटीन का नाम दिया गया है। देखिए हड्डी में ओसिन प्रोटीन बिल्कुल सही है, हड्डी में आपका ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्लड में है ना, ये ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूध में आपका, दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पास लैक्टोज, ये गलत है। दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन यहाँ प्रोटीन की बात हो रहा है, तो दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और त्वचा या बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना, त्वचा और बालों में केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? आपका केरेटिन नामक प्रोटीन, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेशम क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी पूछा जाता है बार बार। तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? आपका प्रोटीन है ना। रेशम क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में बता दिया, मसल्स का निर्माण करता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन शब्द का पहला प्रयोग जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। देखो विटामिन को सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक आपका फैट सॉल्युबल जिसको बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल जिसको बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी और इसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा B1 B2 ये सब। और विटामिन सी, ये सब आपका वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो विटामिन ए तो है, बिल्कुल सही है ना। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है पूछा गया। तो विटामिन ए है आपका, यहां पर से वसा में घुलनशील विटामिन है, ऐसा क्वेश्चन रहता है जी, तभी सही है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? आपका विटामिन ए। बाकी आपका विटामिन बी, B5 और सी, ये किस में घुलनशील है? आपका जल में घुलनशील है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आपका विटामिन ए हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो मैंने थोड़ा स्पीडली इसको लेकर चला है, तो होपफुली सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करिए, बाय।